अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्रोमोसोम्स एंड डीएनए उससे हम आगाज़ करते हैं। क्रोमोसोम्स एंड डीएनए से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जिसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस कॉन्सेप्ट्स को जब हम समझेंगे उसके बाद क्रोमोसोम वाले जो यूनिट है तो वो फिर आगे उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। क्रोमोसोम्स बेसिकली है क्या चीज़, हमारे सेल के अंदर क्रोमोसोम्स किस तरीके से पेयर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्रोमोसोम हमारे सेल में पेयरिंग क्यों करते हैं, मोनोप्लाइड, हेप्लॉइड, सोमैटिक सेल, डिप्लॉइड, पॉलीप्लाइड, ये सारे के सारे जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ है इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये सारे के सारे कंसेप्ट्स आज एक वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम समझने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को आप लोग बड़े ही गौर से सुनिए, एक एक पॉइंट को बड़े गौर से आप लोग सुनिए। ओके डियर स्टूडेंट, आप लोग इधर देखिए व्हाइट बोर्ड की तरफ। सबसे पहले जैसे कि ऊपर मैंने लिखा है फादर एंड मदर, याद रखना कि सारे के सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उसमें टू टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। एक को हम बोलते हैं सोमेटिक सेल्स, जबकि दूसरे को हम बोलते हैं गैमेट्स या सेक्स सेल, या उसको रिप्रोडक्टिव सेल्स भी हम कहते हैं। सोमेटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिसमें नॉर्मली टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमन को ज़्यादातर एग्जांपल्स में लेंगे, ह्यूमन में सोमेटिक सेल्स भी होते हैं, ह्यूमन मेल फीमेल दोनों में होते हैं। सोमेटिक सेल वो सेल्स होते हैं जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ये पॉइंट प्लीज़ जहन में याद रखिएगा। लेकिन सोमेटिक सेल्स के अलावा हमारे बॉडी के अंदर ऐसे सेल्स भी पाए जाते हैं जिसमें हाफ नंबर ऑफ टोटल क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। इस सेल्स को हम बोलते हैं गैमीट या सेक्स सेल, जर्म सेल, या इसको रिप्रोडक्टिव सेल्स भी हम कहते हैं। तो हम आगाज़ इसी रिप्रोडक्टिव सेल या गैमेट से लेंगे ताकि आपको मैं मुकम्मल कॉन्सेप्ट्स बना सकूं। इधर देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको इस चीज़ का इल्म है कि फादर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल हमारे पास बनता है ना उसको हम स्पर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, उस सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पर्म से। लेट्स सपोज ये एक सेल है जो फादर के अंदर प्रोड्यूस होता है, और ये जो स्पर्म है ये बेसिकली गैमीट होता है, ये रिप्रोडक्टिव सेल होता है, और इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो टोटल का हाफ होता है। नॉर्मली ह्यूमन के सोमेटिक सेल के अंदर टोटल नंबर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो गैमीट में ऑटोमेटिकली हमारे पास होंगे 23 क्रोमोसोम्स। ऐसे अगर हम मदर की बात करें तो मदर में भी फादर की तरह एक रिप्रोडक्टिव सेल बनता है जिसको हम ओवम बोलते हैं, और इसी ओवम के अंदर भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब इसी कंसेप्ट को बड़े गौर से सुनिए कि फादर और मदर के अंदर जो गैमीट्स बनते हैं इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्यों होते हैं। थोड़ा आप सोचिए एक मिनट के लिए कि जितने भी ये बेबीज़ बनते हैं ना वो बेसिकली फादर और मदर के इस रिप्रोडक्टिव सेल के फ्यूजन के बाद बनते हैं, जिसको हम एक प्रोसेस कहते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसमें फादर का स्पर्म और मदर का जो ओवम सेल है ये आपस में फ्यूज़ करता है, और इससे जायगोट, जायगोट से फिर एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फिर बेबी की फॉर्मेशन होती है। तो आप सोचिए कि अगर फादर का स्पर्म और मदर का जो ओवम, ये दो सेल्स अगर हिप्लॉइड ना होते, इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ना होते, और इसमें लेट्स सपोज 23 के जगह पे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो फिर 46 फादर से आते, 46 मदर से आते, मीन फादर के स्पर्म से और मदर के ओवम से अगर बेबी में 46 क्रोमोसोम्स आते तो फिर बच्चे के अंदर 92 होते। ये तो फिर इंसान, ये तो फिर कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे पास बनेगा, ऐसे नहीं होता। लिहाजा हम चाहते हैं कि बेबी के अंदर जो सोमेटिक सेल्स होते हैं उसमें भी 46 क्रोमोसोम फादर और मदर की तरह आपके पास आ जाए, इक्वलाइज हो। इसलिए फादर और मदर ऐसे सेल्स होते हैं जो मियासिस अमल के जरिए से ये 23 क्रोमोसोम्स इसके अंदर आते हैं। लिहाजा जब ये स्पर्म और ये ओवम विच हैव 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जब ये आपस में फ्यूज करेंगे तो बेबी 23 लेगा फादर के स्पर्म से, और मदर के ओवम से भी 23 लेगा, तो इस बच्चे के अंदर अभी 46 क्रोमोसोम्स पूरे हो जाते हैं। तो ये बात जहन में याद रखिए कि इसके पीछे लॉजिक क्या है कि मदर और फादर के अंदर ये गैमीट्स, ये स्पर्म और ओवम, ये क्यों हैप्लॉइड फॉर्म में बनता है, इसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्यों होते हैं। एक तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट ये बड़े गौर से सुनिए कि जब फादर और मदर की इस गैमीट से जब बेबी बन जाता है तो बेबी के अंदर जो सोमेटिक सेल्स होंगे उसके अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब बेबी के अंदर ये जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, अब ये 46 क्रोमोसोम
हर एक सोमेटिक सेल के अंदर ये 23 पेयर्स बनाते हैं। अब ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हमारी सेल के अंदर जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये जोड़े की शक्ल में क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ये पेयरिंग क्यों बनाता है, इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इस वीडियो लेक्चर में आज आप लोगों ने मेरे से सीखना है। याद रखिए माय डियर स्टूडेंट, ये जो 23 पेयर्स बनते हैं फ्रॉम 46 क्रोमोसोम, पहले तो ये सोचे कि ये कैसे बनता है, उसके बाद मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों बनते हैं। याद रखिए डियर स्टूडेंट कि जो 23 पेयर के अंदर जो हर एक पेयर में जो दो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। वंस अगेन सुने, जो हमारी सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम जो 23 पेयर बनाते हैं, हर एक पेयर के अंदर दोनों क्रोमोसोम, उसका साइज भी सेम होगा, उसका शेप भी सेम होगा, उसमें लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर भी सेम होगा, और उसके अंदर नंबर एंड नेचर ऑफ जीन्स भी नॉर्मली सेम होते हैं। इस बुनियाद पे हम इसे होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं कि जो 23 पेयर के अंदर हर एक पेयर के अंदर जो दो क्रोमोसोम होते हैं, वो साइज में भी सेम, शेप में भी सेम, वो सेंट्रोमियर के लोकेशन में भी सेम, और उसमें सेम नंबर या सेम नेचर ऑफ जीन्स मौजूद होते हैं। नेचर ऑफ जीन्स का मतलब ये है कि लेट सपोज मैं कहूँ कि हमारे जो 23 पेयर है, ये उसके अंदर ये फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 23 इट इज फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, और इस फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम में मैं कहूँ कि ये दो क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसका साइज भी सेम होगा, इसका शेप भी सेम होगा, इन दोनों पे सेम पोजीशन पे सेंट्रोमियर अटैच होगा, और इसके ऊपर जो जीन्स होंगे और इसके ऊपर जो जीन्स होंगे वो सेम नेचर वाले जीन्स होंगे। सेम नेचर वाले जीन्स का मतलब ये है कि इसके जीन्स और इसके जीन जो हैं, ये सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे, ये अभी मैं इधर एक्सप्लेन करूंगा। लिहाजा इन तमाम सिमिलरिटीज के बाद जो 23 पेयर के हर एक पेयर के अंदर जो दो क्रोमोसोम्स होते हैं, इसको होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कहते हैं। सो लेट सपोज मैं कहूं कि ये हमारी सेल के अंदर ये पेयर बने हैं, और लेट सपोज मैं कहूं कि ये आपके पास है फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, कोई भी पेयर हो सकता है, मैं सिर्फ आप लोगों का आइडिया और कॉन्सेप्ट्स बनाने की कोशिश करता हूं। अच्छा, ये पेयर हमारे सेल के अंदर कैसे बनेंगे? तो याद रखिए ये ऐसे बनेंगे कि जैसे स्पर्म और ओवम, या जिसको हम इग बी बोलते हैं, इसके अंदर जो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो प्लीज आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है कि फादर के स्पर्म और मदर के ओवम के अंदर जो 23 क्रोमोसोम्स है, ये अनपेयर्ड होते हैं, ये पेयर्ड फॉर्म में नहीं होते हैं। जबकि बेबी के जो सोमेटिक सेल्स है, या जो हमारी सेल के अंदर जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं पूरे होते हैं, वो जो 23 पेयर्स बनाते हैं, तो मतलब जिस सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, वो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, वो 23 पेयर की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। तो इधर मैंने स्पर्म और ओवम में जो 23 लिखा है ना, तो फादर और मदर के इग या ओवम के अंदर 23 क्रोमोसोम्स तो होते हैं, ये अनपेयर्ड होते हैं। एक क्रोमोसोम, लेट सपोज मैं कहूं कि ये स्पर्म का क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो इसका दूसरा पार्टनर मौजूद नहीं होता। मैं कहूं कि ये लेट सपोज स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम नंबर 2 है, तो इसका दूसरा पार्टनर नहीं होता, तो ये अनपेयर्ड होता है। यही स्पर्म और इग के 23 क्रोमोसोम जब हमारी सोमेटिक सेल के अंदर कंबाइन हो जाते हैं, तब ये जाके पेयर्स बनाते हैं। और ये पेयर कैसे मतलब आपके पास बनाते ऐसे हैं कि फर्स्ट क्रोमोसोम, स्पर्म का फर्स्ट क्रोमोसोम और ओवम का फर्स्ट क्रोमोसोम, ये आपस में बनाएंगे फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम। फर्स्ट क्रोमोसोम फ्रॉम द स्पर्म एंड फर्स्ट क्रोमोसोम फ्रॉम द ओवम विल मेक फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम। स्पर्म का दूसरा और एक का जो दूसरा क्रोमोसोम है, सो द सेकंड क्रोमोसोम फ्रॉम द स्पर्म एंड सेकंड क्रोमोसोम फ्रॉम द ओवम विल मेक सेकंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन अवर सोमेटिक सेल। मैं कहूँ कि हमारे सोमेटिक सेल के अंदर जो लास्ट पेयर है 23rd पेयर, तो ये हमारे पास ऐसे बनेगा कि स्पर्म का जो लास्ट क्रोमोसोम है 23rd और ओवम का जो लास्ट 23rd क्रोमोसोम है, ये दोनों हमारे सोमेटिक सेल के अंदर लास्ट पेयर 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनाएगा। अब सवाल ये बनता है कि ऐसा क्यों है, मतलब जो स्पर्म के 23 क्रोमोसोम्स है, ये आपस में क्यों पेयर्ड नहीं होता है, या मदर के इग के अंदर जो 23 क्रोमोसोम्स है, ये आपस में क्यों पेयर्ड नहीं होता है? उसका रीजन ये होता है कि स्पर्म का पहला और ओवम का जो पहला क्रोमोसोम है, स्पर्म और इग या ओवम का जो पहला क्रोमोसोम होता है, वो एक दूसरे का होमोलोग है।
उन दोनों का साइज़, उन दोनों का शेप, उन दोनों का सेंट्रोमियर, पोजीशन भी सेम, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस पे जो जीन्स होते हैं वो सेम नेचर वाले होते हैं, वो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन्स होते हैं। लिहाजा क्रोमोसोम का जो स्पर्म का जो पहला क्रोमोसोम है वो ओवम का दूसरे क्रोमोसोम के साथ पेयर्ड नहीं होगा, या लेट सपोज मैं कहूँ का ओवम का जो पहला क्रोमोसोम है वो स्पर्म के पहले क्रोमोसोम के अलावा किसी दूसरे या तीसरे चौथे क्रोमोसोम के साथ पेयर नहीं होगा। उसका वजह यह है कि स्पर्म का पहला और ओवम का पहला क्रोमोसोम आपस में पेयर्ड इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर जो जीन्स होते हैं वो सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन्स होते हैं। स्पर्म का दूसरा और एक का जो दूसरा क्रोमोसोम है वो आपस में पेयर्ड इसलिए होता है क्योंकि उस पे सेम कैरेक्टर वाली जीन्स लोकेटेड होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात प्लीज़ यहाँ पर मैं क्लियर करूँ, फिर मैं जाके आपको और भी बहुत ज़्यादा क्लियर और क्रिस्टल कॉन्सेप्ट्स दूंगा। इधर आप देखिए मैंने लिखा है कि ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कंटेन वन पैटर्नल क्रोमोसोम इन वन मैटरनल क्रोमोसोम। जैसे कि आपको मैंने कहा कि 23 पेयर में हर एक पेयर के अंदर जो दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं तो जाहिर बात है एक फादर के स्पर्म से आता है, एक मदर के ओम से आता है ना, तो हर एक पेयर के अंदर एक मैटरनल होगा। पैटर्नल मीन जो स्पर्म फादर से आता है, ठीक है ना, और एक मैटरनल होगा जो मदर के इक से आता है। तो मैटरनल क्रोमोसोम रिप्रेजेंट करेगा मदर क्रोमोसोम को, जबकि पैटर्नल क्रोमोसोम रिप्रेजेंट करेगा क्रोमोसोम ऑफ द फादर को। तो ये पॉइंट आप याद रखें कि हमारे 23 पेयर में किसी भी पेयर के अंदर ऐसा नहीं होगा कि दोनों पैटर्नल होंगे या दोनों मैटरनल होंगे। नो, एक पैटर्नल होगा और एक मैटरनल होगा, क्योंकि एक मैटरनल और एक पैटर्नल, तो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम के जो जीन्स होते हैं ना वो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन्स होते हैं, जिसको हम बाद में एलील्स बोलते हैं। एलील का जो कंसेप्ट है वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये चीज़ आप जहन में याद रखें, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट। अभी जो फीमेल है, फीमेल में सारे के सारे जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसको हम बोलेंगे होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि फीमेल के 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में कोई भी ऐसा पेयर नहीं है कि वो एक दूसरे का होमोलोग ना हो। तो मैंने लिखा है कि ऑल 23 पेयर आर होमोलोगस क्रोमोसोम इन केस ऑफ फीमेल। लेकिन अगर हम मेल की बात करें तो याद रखिए कि मेल में आउट ऑफ 23 पेयर जो फर्स्ट 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है उसको हम होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं, क्योंकि पहले 22 पेयर में हर एक पेयर के अंदर, मतलब सारे के सारे पहले 22 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम में हर एक पेयर के अंदर जो दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं पैटर्नल एंड मैटरनल, वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। उसका साइज, शेप, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर एंड नेचर ऑफ जीन एक जैसे होते हैं। लेकिन मेल के जो लास्ट 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, जो लास्ट 23rd पेयर है, जो आखिरी पेयर है, उसको होमोलोगस क्रोमोसोम हम नहीं बोलते हैं। उसका वजह ये होता है कि मेल में जो आखिरी पेयर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई से, जबकि फीमेल में जो 23 पेयर के अंदर आखिरी जो पेयर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्स से। तो मेल और फीमेल के अंदर पहले जितने भी 22 पेयर है वो तो होमोलोग है, लेकिन फीमेल का जो आखिरी जोड़ा है ना वो भी एक दूसरे का होमोलोग है, क्योंकि फीमेल के अंदर जो आखिरी पेयर है एक्स एक्स, तो एक्स एक्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। इसका साइज, शेप, नेचर ऑफ जीन, इसके अंदर लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर सेम है। लेकिन जो मेल है, तो ये पॉइंट आप जहन में याद रखें माय डियर स्टूडेंट, के मेल के अंदर जो 23rd पेयर है, इस 23rd पेयर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई से। और ये जो एक्स है ये एक्स वाई में लार्ज होता है साइज में, और जो वाई है ये बेसिकली स्मॉल होता है। तो एक्स और वाई क्रोमोसोम के अंदर इसी डिफरेंसेस की बुनियाद पे हम मेल के अंदर जो आखिरी पेयर है इसको होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर हम नहीं कहते हैं। तो ये आप लोग एमडीकेट एमसीक्यूज के लिए भी याद रखिएगा। अब इधर देखें, आगे जी बढ़ते हैं। लेट्स सपोज मैं कहूं कि ये हमारा एक सेल है, और इस सेल के अंदर यहां पर आप लोग देखें मैंने एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम यहां पे रिप्रेजेंट किया है। लेट्स सपोज मैं ये जो पेयर है ना इसका जो दूसरा क्रोमोसोम्स है इसको मैं एक और डिफरेंट मार्कर से रिप्रेजेंट करूं ताकि आपको डिफ्रेंशिएट होने में आसानी हो सके। चलिए जी, मैं अब ऐसा करता हूं कि लेट्स सपोज ये जो आपका रेड क्रोमोसोम है मैं इसको नाम देता हूं कि ये मैटरनल क्रोमोसोम है, ये मदर का है, ये ओवम से आया है। दिस इज मैटरनल क्रोमोसोम,
एंड माय डियर स्टूडेंट, ये जो आप लोग देखते हैं ये जिसको मैंने ब्लू मार्कर से बनाए हैं, तो ब्लू मार्कर से बनाने वाले जो क्रोमोसोम है इसको मैं नाम देता हूँ पैटर्नल क्रोमोसोम, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द स्पर्म, इट कम फ्रॉम द फादर, पैटर्नल क्रोमोसोम। अब ये पॉइंट आप बड़े गौर से सुनिए कि ये एक दूसरे के होमोलोग तो हैं, लेकिन बेसिकली इसमें एक नेचर ऑफ जीन्स कैसे होते हैं, जैसे कि आपको मैंने कहा। याद रखिए डियर स्टूडेंट, मैं ऐसा करता हूं कि ये जो एक पेयर है, तो इस पेयर के दोनों क्रोमोसोम पे मैं एक लाइन ड्रा करता हूं। एक लाइन मैंने इधर ड्रा किया, और इस पैटर्नल क्रोमोसोम के सामने बिल्कुल पैरेलल जो मैटरनल क्रोमोसोम है, मैं बिल्कुल इसके पैरेलल सेम पोजीशन पर एक लाइन ड्रा करता हूं। लेट्स सपोज ये जो लाइन है इसको मैं नाम देता हूं लोकस, और ये पॉइंट याद रखिए कि व्हाट इज लोकस, क्रोमोसोम पे जहां पे जीन्स मौजूद होते हैं, सो लोकेशन या पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड लोकस। व्हाट इज लोकस? पोजीशन या लोकेशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम इज नाउन एज लोकस, इसको हम लोकस कहते हैं। चलिए लेट्स सपोज इधर मैं बोलता हूं कि यहां पर एक जीन है और वो हमारे पास है कैपिटल ए जीन, और ये जीन जो है इस लोकस पर मौजूद है ऑन पैटर्नल क्रोमोसोम। इसके बिल्कुल पैरेलल आपके पास मैटरनल क्रोमोसोम पर भी एक जीन है, और उस जीन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं स्मॉल ए से। अब याद रखिए डियर स्टूडेंट, जहां पे एक जीन मौजूद है पैटर्नल क्रोमोसोम पर, उसके बिल्कुल पैरेलल सेम लोकस पे एक और जीन है स्मॉल ए ऑन मैटरनल क्रोमोसोम। तो ये पॉइंट बड़े गौर से सुनिए कि मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम पे जो जीन सेम लोकस पे मौजूद होते हैं, जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ये वो जीन्स होते हैं जो आपस में बड़े ही इंटरेक्टेड होते हैं, इसका आपस में बड़ा गहरा रिश्ता होता है, और इस रिश्ते के बुनियाद पर हम इन दोनों जीन को एक दूसरे के एलील्स कहते हैं। उसका वजह यह है कि ये दोनों जीन तो मौजूद है टू डिफरेंट क्रोमोसोम पे, एक पैटर्नल पर है दूसरा मैटरनल पर है, लेकिन एक दूसरे के पैरेलल है, सेम लोकस पे है। तो जो जीन्स मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम पे एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, इसको हम एलील्स बोलते हैं, बिकॉज दे कंट्रोल सेम कैरेक्टर। लेट्स सपोज अगर मैं कहूं कि कैपिटल ए कंट्रोल हाइट करेक्टर, तो इसके बिल्कुल पैरेलल मैटरनल क्रोमोसोम पे जो स्मॉल ए जीन है, इट आल्सो कंट्रोल हाइट करेक्टर। मैं कहूं कि जी ये जो ए है कैपिटल ए विच इज प्रेजेंट ऑन पैटर्नल क्रोमोसोम, इट कंट्रोल आई कलर, सो दिस स्मॉल ए कंट्रोल आल्सो आई कलर। मैं कहूं कि दिस कैपिटल ए जीन कंट्रोल लेट्स सपोज स्किन कलर, सो इसके बिल्कुल पैरेलल सेम लोकस पे मौजूद जो स्मॉल ए जीन है, ये भी कंट्रोल करेगा व्हाट, स्किन कलर। मैं कहूं कि जी कैपिटल ए कंट्रोल इंटेलिजेंस ट्रेट करेक्टर, स्मॉल ए आल्सो कंट्रोल इंटेलिजेंस करेक्टर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए तो पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम आपस में पेयर होते हैं, क्योंकि आपको एलील्स जो है, एक एलील का एक पार्टनर आपको मिलेगा पैटर्नल, जबकि एलील का दूसरा पार्टनर आपको मिलेगा मैटरनल क्रोमोसोम पे, तब तो ये आपस में जोड़े बनाते हैं। तो ये पॉइंट आप बड़े गौर से सुनिए कि ऐसा आपको ये सिस्टम मिलेगा सोमेटिक सेल, क्योंकि सोमेटिक सेल के अंदर जो 46 क्रोमोसोम होते हैं तो वो आपस में 23 पेयर बनाते हैं। लेकिन याद रखिए डियर स्टूडेंट, फादर के गैमीट स्पर्म और मदर के एक के अंदर जो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उसमें हर एक क्रोमोसोम जो है वो सिंगल फॉर्म में होता है, सिंगलेट फॉर्म में होता है, उसका दूसरा जो है वो पार्टनर नहीं होता। लिहाजा गैमीट की जब फॉर्मेशन होती है तो इस पेयर के अंदर मौजूद जो दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं ये आपस में सिग्रीगेट हो जाते हैं। लेट्स सपोज जब इसी सेल से मैं गैमीट बनाऊंगा, तो याद रखिए जो पैटर्नल क्रोमोसोम होगा इट एंटर इन वन गैमेट, और जो मैटरनल क्रोमोसोम है इट विल एंटर इन अनदर गैमेट। तभी तो ये एक लॉ बन जाता है जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। लेकिन खैर वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर में फिर हम डिस्कस करेंगे। हम बेसिकली फोकस करेंगे क्रोमोसोम के कंसेप्ट्स के ऊपर। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लीज आप लोग सुनिए, पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम पे जो जीन एक दूसरे के पैरेलल है, जो सेम लोकस पे मौजूद होता है, मैंने क्या कहा कि ये सेम करेक्टर को कंट्रोल करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये करेक्टर के अंदर फिर एक ही फॉर्म को कंट्रोल करे। लेट्स सपोज ऐसे भी आपके पास हो सकता है कि जी कैपिटल ए कंट्रोल करता है टाल हाइट,
स्मॉल ए कंट्रोल करता है ड्वार्फाइट। लेट्स सपोज मैं और भी आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। जैसे कि आप लोगों ने मेंडल के लॉस को पढ़ा है ना, जो उन्होंने काम किया था मटर के पौधों में, तो आप लोगों ने एक जीनोटाइप के बारे में सुना होगा। याद रखिए व्हाट इज जीनोटाइप, इसके ऊपर मैं भी बात करूंगा। पेयर ऑफ एलील इज कॉल्ड जीनोटाइप। जैसे कि यहाँ पर हमारे साथ जो पेयर बना था कैपिटल ए स्मॉल ए, तो हम इस एलील के पेयर को फिर बोलते हैं जीनोटाइप। तो जैसे कि आप लोगों ने मेंडल क्लास में एक जीनोटाइप सुना है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ कि कैपिटल टी है, तो इट मीन के कैपिटल टी ये आप ऐसे एक दूसरे के आमने सामने दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर अरेंज करेंगे। और हम भी अभी हम एक इस दोनों को एक दूसरे के एलील्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेम कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं, ये भी टाल हाइट और ये भी टाल हाइट। लेकिन लेट्स सपोज अगर इधर हमारे पास स्मॉल टी आ जाए, तो आप लोग देखिए ये दोनों एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, लेकिन दोनों एलील एक ही कैरेक्टर के अंदर डिफरेंट वेरिएंट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। जैसे कि कैपिटल टी कंट्रोल टाल हाइट, जबकि स्मॉल टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ ड्वार्फ हाइट। तो ये चीज आप लोग सुनिए। नॉर्मली मेंडल ने जितना वर्क किया था, और आप लोगों के बुक में और आप लोगों के इनहेरिटेंस के रूल्स में ज़्यादातर ऐसे होता है कि जब हम एक ही लोकस पे दो एलील को कैपिटल या स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर हम ये बोलते हैं कि ये एक ही फॉर्म ऑफ करेक्टर को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि अगर इधर आपके पास है कैपिटल टी, तो हम कहते हैं कि अभी ये दोनों एलील हाइट को तो कंट्रोल करता है, लेकिन दोनों एलील हाइट में टालनेस ट्रेट को कंट्रोल करता है। अगर इधर भी आपके पास आ जाए स्मॉल टी और इधर भी आपके पास आ जाए स्मॉल टी, तो फिर भी हम यही बात करते हैं कि ये दोनों एलील एक ही करेक्टर को और एक ही करेक्टर के अंदर एक ही फिनोटाइप को, एक ही वेरिएंट, एक ही फॉर्म को कंट्रोल करते हैं। वो आपके पास है ड्वार्फनेस। लेकिन बाज़ औक़ात आप लोगों ने एक जीनोटाइप को हेट्रोजाइगस फॉर्म में देखा होगा कि जिसमें एक एलील कैपिटल होगा जबकि दूसरा एलील स्मॉलर होगा। तो ऐसे केस में फिर आप लोग देखें, जब हेट्रोजाइगस जीनोटाइप में हम एक एलील को कैपिटल लेटर से जबकि दूसरे एलील को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करें, तो इस सूरत में फिर हम ये कहते हैं कि ये दोनों एलील एक ही कैरेक्टर को तो कंट्रोल करता है, लेकिन एक ही कैरेक्टर के अंदर ये दो डिफरेंट फिनोटाइप्स को, दो डिफरेंट वेरिएंट्स को, दो डिफरेंट फॉर्म्स को कंट्रोल करता है। जैसे कि कैपिटल टी कंट्रोल टाल हाइट, स्मॉल टी कंट्रोल ड्वार्फ हाइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग इसको प्लीज़ समझें। और आपको मैंने कहा कि जब भी हम मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम पे जो जीन एक दूसरे के आमने सामने देखते हैं, जो एक ही लोकस पे मौजूद होते हैं ना, तो ये दोनों एलील्स है और इन दोनों एलील्स को मिलाकर इसको हम जीनोटाइप कहते हैं। तो हम जीनोटाइप का डिफिनीशन ऐसे करते हैं कि पेयर ऑफ एलील इज कॉल्ड जीनोटाइप। पेयर ऑफ एलील्स, पेयर ऑफ alleles is called genotype. Pairs of allele is called genotype. अगर दोनों जीन, दोनों एलील एक दूसरे के आमने सामने हैं और वो बिल्कुल सेम हो, या दोनों कैपिटल हो या दोनों स्मॉल हो, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसको फिर हम जीनोटाइप में फर्स्ट टाइप, जिसको होमोजाइगस जीनोटाइप, तो फिर ये जीनोटाइप का होगा पहला टाइप, दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस जीनोटाइप। इसको फिर हम नाम देते हैं जी homozygous genotype. What is homozygous genotype? A genotype containing two identical allele. ठीक है जी, जीनोटाइप ऐसा जीनोटाइप that contain two identical alleles, मीन या दोनों होंगे कैपिटल जैसे कि कैपिटल टी या स्मॉल टी या कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जो मेंडल के लास्ट से मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए। अगर दोनों एलील एक जीनोटाइप के अंदर डिफरेंट हो, एक कैपिटल और एक स्मॉलर, तो ऐसे जीनोटाइप को हम नाम देंगे हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। Heterozygous genotype. Now, what is heterozygous genotype? Genotype that contain two different allele. Genotype that contain
टू डिफरेंट एलील, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, या कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो आप लोग देख लीजिए कि एक क्रोमोसोम से रिलेटेड कितने कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने अंडरस्टैंड किए। सो डियर स्टूडेंट, ऐसे और भी इंशाल्लाह कंसेप्ट्स हैं, वो आने वाली वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह वो सारे मैं आप लोगों को टीच करूंगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ इसको आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड थैंक्स अ लॉट। मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश करूंगा कि आने वाले लेक्चर में इनसे भी ज़्यादा आपको बहुत डेप्थ में पढ़ाकर आप लोगों के बेसिक्स को क्लियर कर सकूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।